नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो फिर से करेंगे सुजस की। ठीक है मित्रों, तो सुजस का ई बुलेटिन आपके सामने हाजिर है और आपको इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप ये सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा और आप चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको लिखने विखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना समय बचाएं और उसको दूसरी जगह पर एनर्जी को सेव करके दूसरी जगह पर लगाएं, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और आरएएस के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो अब अपन शुरू करते हैं आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन। देखो मेरे मित्रों, आज की पहली जो न्यूज है वो इस तरह से कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी जो है वो जयपुर में जुटेंगे। आपके एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, बूंदी मेडिकल कॉलेज परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा, ये भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है मेरे मित्रों, देखो राजस्थान में 7 नए आदिवासी विश्वविद्यालय खुलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, खुलेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पर खुलेंगे। तो जो प्रस्तावित आवासीय वाली जो विद्यालय हैं वो एक पाली के सुमेरपुर में, सवाई माधोपुर में, भेड़ोली बौली सवाई माधोपुर, अजमेर के केकड़ी स्थित गिरवरा और जालौर में, डूंगरपुर के चिखली में और टोंक के देवली में स्थित श्रीपुरा के अंदर क्या होगा, ये विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की संभावना बहुत कम है इसको। वैसे इस तरह की यदि सवाल पूछे जाएंगे तो जो सच में ढंग के सवाल बनते हैं उनका क्या होगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो आज के पहला पेज है उस पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक संस्था का नाम आया है, उसका नाम है एनडीआरएफ, जो आजकल चर्चा में चल रही है बहुत। कहीं पे भी बाढ़ आ रही है, कोई भी आपदा आ रही है, एनडीआरएफ और एनडीआरएफ यही आप सुन रहे होंगे। तो जब कोई संस्था इतनी ज़्यादा चर्चा में होती है तो उसके बारे में हमें पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि उस संस्था से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ है इसके, देखो दोस्तों कि सूखड़ी नदी में जलस्तर बढ़ा है, तब क्या हुआ, एनडीआरएफ की टीम आई है। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो सूखड़ी नदी और एक एनडीआरएफ की टीम। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं एनडीआरएफ के बारे में। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, एनडीआरएफ का मतलब है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। मतलब जहाँ पर भी आपदा आएगी वहाँ पर ये फोर्स क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी और पहुँच जाएगी। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल इसका हिंदी में नाम है। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, 2006 के अंदर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005। इसके माध्यम से 2006 के अंदर 6 बटालियनों के साथ में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले क्या आता है, एक एक्ट आता है राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005 में, और उसके बाद 1 साल बाद मतलब अगले ही साल 2006 के अंदर 6 बटालियनों को लेकर एनडीआरएफ की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब 6 बटालियन कहाँ से आती है, तो वर्तमान में तो एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, लेकिन उस समय कितनी थी, 6। ठीक है, तो इन 12 बटालियन में बीएसएफ और सीआरपीएफ से 3-3, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी से 2-2 बटालियन है। इनके प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। तो मेरे दोस्तों, एनडीआरएफ बहुत बड़ा संगठन है एक, और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उसके जवान इसके अंदर शामिल होते हैं मित्रों। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, बिना सेना के भारत कुछ नहीं है, सेना है तो सब कुछ है। इसकी स्थापना के बाद से ही एनडीआरएफ ने अपनी कार्यकुशलता से देश और विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है। देखो एनडीआरएफ तब और चर्चा में आया था जब तुर्की उर्की में भूकंप आया था और भारत वहाँ पर क्या था, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर हमने क्या की थी, तैनात की थी। ठीक है मेरे मित्रों, तो एनडीआरएफ जो है वो बहुत चर्चा में रहने वाला संगठन बन गया है फिलहाल, इसीलिए मैंने सोचा कि एनडीआरएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनडीआरएफ की दोस्तों भूमिका कहाँ रहती है, तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करती है। ये बचाव राहत कार्यों में जुटी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करती है। आपदा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और राहत सामग्री को वितरित करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ ने विश्व के स्तर पर अग्रणीय आपदा प्रबंधन के रूप में अग्रणी आपदा प्रबंधक बल के रूप में ये उभरा है। ये आपने तुर्की वाले केस में देख ही लिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि तुर्की वाले केस में आपने देख लिया हो कि एनडीआरएफ ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो प्रीलिम्स से बन सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन से वर्ष में आया था। ठीक है, एनडीआरएफ के अंदर किस पैरामिलिट्री की
या किस किस बल के जो हैं जवान हैं वो होते हैं, तो उसमें BSF होता है, CRPF होता है, CISF होता है, SSB होता है, ITBP होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। और पूछ सकते हैं क्या ये सिर्फ देश के अंदर ही हिस्सा लेता है आपदा प्रबंधन में, तो नहीं है, विदेशों के अंदर भी लेता है। तो मेरे मित्रों, आपदा प्रबंधन जो है आपकी राष्ट्रीय आपदा राहत बल है, NDRF है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल गई होगी। अब हम देख लेते हैं मित्रों, देखो आपदा जो राहत बल है वो राजस्थान के अंदर आया सूकड़ी नदी में बाढ़ आने के कारण। तो सूकड़ी नदी को एक बार देख लेना भी अपना कर्तव्य बन जाता है। तो सूकड़ी नदी देखो, इसका उद्गम होता है दोस्तों पाली जिले की देसुरी के निकट। कहाँ से होता है? पाली जिले में देसुरी के निकट होता है, अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियों में निकलते देसुरी से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसका बहाव क्षेत्र जो है वो सूकड़ी नदी राजस्थान के पाली से होकर जालोर और बाड़मेर जिलों तक बहती है, और बाड़मेर में समदड़ी में सूकड़ी लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका बहाव क्षेत्र क्या है? तो सबसे पहले राजस्थान की पाली से निकलती है तो पाली ही है, उसके बाद ये जालोर में जाती है, उसके बाद बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर में ये समदड़ी के पास में सूकड़ी नदी जो है वो लूनी नदी के अंदर विलय हो जाता है इसका, ठीक है। पाली जिले में बहुत से नाले और नाड़ियाँ भी इस नदी में आके मिलती हैं, और सूकड़ी नदी पर जालोर के अंदर बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया है। तो ये बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बांध का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, रट्टा मार लेना, ठीक है, क्योंकि बांकली बांध के गेट खोलने के बाद भी ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है। सूकड़ी नदी पर जालोर में अधिक बरसात के कारण बाढ़ आ गई है, ओके। अब देखो लो दोस्तों, रेगिस्तान के अंदर भी लगभग बाढ़ आ रही है। तो मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इस न्यूज़ के बारे में आपको क्लियरिटी आ ही गई होगी। तो देखो दोस्तों, शांति धारीवाल ने नई दिल्ली में GST परिषद की 50वीं बैठक में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि GST की 50वीं जो बैठक है, GST काउंसिल की 50वीं बैठक है, उसका आयोजन निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर हुआ, ठीक है। दूसरा पूछ सकते हैं आपसे कि GST की निम्नलिखित में से कौन सी बैठक का आयोजन किया गया 49, 50, 51, 52वें नंबर की, ठीक है। तो इस तरह से 50वें नंबर की। और तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि GST काउंसिल क्या होता है, GST परिषद क्या होती है, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपको दो प्रश्न मिल गए कि GST काउंसिल की बैठक कहाँ का आयोजन कहाँ हुआ, GST बैठक की जो GST काउंसिल है उसकी कौन से नंबर की बैठक थी है। अब GST काउंसिल क्या होती है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, GST काउंसिल क्या है? तो GST काउंसिल देश और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। क्या है? देश और राज्य का, केंद्र और राज्य जो हैं, देश और राज्य बोल रहा हूँ मैं, केंद्र और राज्यों का क्या है, एक संयुक्त मंच है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया गया था। तो इस आर्टिकल को आप याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा GST काउंसिल की स्थापना की गई। तो अब आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि GST काउंसिल निम्नलिखित में से किस तरह का निकाय है, संवैधानिक, विधिक, वैधानिक, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान के अंदर इसकी चर्चा की गई, ठीक है मेरे मित्रों। तो संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसको यदि किसी अधिनियम के द्वारा किया जाता तो ये वैधानिक होती या फिर विधिक होती, ठीक है। अभी संविधान के अंदर डाला गया है इसको, संविधान के अनुच्छेद के अंदर के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है, तो ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है दोस्तों। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होते हैं। इसके अलावा कौन होते हैं? तो राज्य के वित्त मंत्री, कराधान के प्रभारी मंत्री, या किसी अन्य मंत्री को भी राज्य के द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो काउंसिल 279 आर्टिकल के अनुसार GST से संबंधित महत्वपूर्ण नियम केंद्र और राज्य पर लागू होते हैं। जैसे GST पर सामान और सेवाओं में मॉडल GST कानून के अधीन छूट दी जा सकती है, ठीक है मेरे मित्रों। यह GST के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए कैसीनो वगैरह हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, घुड़दौड़ वगैरह है, इस तरह की चीज़ें। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है इसके कार्यों में क्या है, तो विभिन्न वस्तुओं पर कितनी GST ली जाएगी, कितनी नहीं ली जाएगी, किसी सर्विस पे कितनी GST लगेगी, किसी सामान पे कितनी GST लगेगी, तो मॉडल GST कानून के तहत उसको अप्लाई किया जाएगा या फिर उस पर छूट दी जाएगी। वो सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करता है आपका? तो GST काउंसिल करती है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ GST काउंसिल आपकी समझ में आ गई होगी कि GST जो काउंसिल है वो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, ठीक है। आर्टिकल के बारे में आपको पता लग गया 279A। सदस्य कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है मेरे मित्रों।
तो राज्य के वित्त और कराधान विभाग के प्रभारी मंत्री और अन्य मंत्री को भी इसके लिए नामित किया जा सकता है। और कार्य तो आपको पता ही लग गया कि जीएसटी किस वस्तु पर कितनी जीएसटी लगेगी, किस सर्विस पर कितनी जीएसटी लगेगी, जीएसटी से आए हुए पैसे का बंटवारा किस तरह से होगा, बस ये चीज़ें निर्धारित करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी आई होगी आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे। देखो घग्गर नदी में भी पानी की आवक है वो बहुत ज़्यादा है और बढ़ गई है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं घग्गर नदी के बारे में, बाकी तो उसके अंदर कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट थी नहीं। ठीक है, देखो दोस्तों जो घग्गर नदी है उसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से कालका के निकट में। कालका है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कालका से ही आपको शिवालिक की श्रेणियाँ देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर घुसने लग जाएंगे कालका से। ठीक है, घग्गर नदी पंजाब और हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के तलवे गांव के पास में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? तलवे गांव के पास, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में। तलवे गांव को छोड़ दो, फिर भी टिब्बी तहसील के अंदर ये प्रवेश करती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों? मृत नदी बोलते हैं, दुष्दती बोलते हैं, नट बोलते हैं, सोतर बोलते हैं, हकरा बोलते हैं, राजस्थान का शोक बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान अत्यधिक वर्षा होने पर घग्गर नदी का पानी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में बहते हुए पाकिस्तान के भावलपुर और फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है। अर्थात घग्गर नदी राजस्थान में बहने के बाद पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास पर जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, घग्गर नदी बिंदौर या बिंजौर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और राजस्थान में घग्गर के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। ये सारी चीज़ घग्गर नदी के बारे में है। मतलब उद्गम कहाँ से होता है? तो शिवालिक रेंज से, कालका के निकट में, हिमाचल प्रदेश से। हनुमानगढ़ में कहाँ, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। अन्य नाम क्या है इसके? तो मृत नदी, दुष्दती नदी, नट, सोतर, हकरा, राजस्थान का शोक और सरस्वती। ठीक है मेरे मित्रों, और वर्षा ऋतु के दौरान इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? तो बहावलपुर, फोर्ट अब्बास तक। मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? जो पाकिस्तान के बहावलपुर या फोर्ट अब्बास तक पहुँच पाती है, इसलिए वहीं पर विलुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान में बिंदौर या बिंजौर के नामक जो स्थान है वहाँ पर प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों के अंदर बहती है। ठीक है, इसके भाव क्षेत्र को राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों नाली बोलते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ घग्गर नदी के बारे में भी आपकी समझ हो गई होगी, समझ डेवलप हो गई होगी। आप पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है, रट रखा होगा आपने घग्गर नदी सबको। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इधर देखिए, आइए आप, गांधी जी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों को स्पोकन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैसे ठीक है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो बाकी मुझे नहीं लग रहा ये इंटरेस्टेड भी हैं इनकी शक्लों को देख के कि एक तो सीखने में इंटरेस्टेड है, दूसरी बात ये है कि इंग्लिश जाके स्कूलों के अंदर बोलने वाले हैं। ये हिंदी बोलते नहीं है ढंग से, टीचर गाली दे के बात करते हैं आधे से ज़्यादा टीचर तो सरकारी विद्यालय में, उनका राम ही मालिक है। ठीक है, तो देखो 100 घंटे की स्पोकन प्रशिक्षण था, ये जयपुर और जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, बस 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है कि कितने घंटे का प्रशिक्षण था और कहाँ कहाँ पर आयोजन किया गया था प्रशिक्षण शिविर का। तो जयपुर और जोधपुर के अंदर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। आपके प्रीलिम्स के लिए 2 ही प्रश्न निकलते हैं यहाँ से, बाकी कोई तीसरा प्रश्न है ही नहीं। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो लोक कला एवं सांस्कृतिक आयोजन 16 जुलाई से युवा महोत्सव के लिए पंजीकरण जारी। अपन युवा महोत्सव को कई बार पढ़ चुके हैं। युवा महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। क्या क्या होगा इसके अंदर? तो राजस्थान में युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे अपन लोग। और क्या करेंगे? राज्य की लुप्त हो रही लोक कला तथा संस्कृति के संवर्धन की मंशा के क्रम में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 16 जुलाई को। ठीक है, इस युवा महोत्सव का आयोजन ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा। पहली बार आयोजित हो रहे इस महोत्सव में लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, चित्रकला, कविता लेखन, शास्त्रीय वाद्य यंत्र वादन की प्रतियोगिताएं भी होंगी। युवाओं को एकल और सामूहिक प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना होगा। इसकी वेबसाइट है culturefestival.rajasthan.gov.in। ठीक है दोस्तों, सभी जिलों में ब्लॉक एवं जिला स्तर पर युवा महोत्सव की प्रतियोगिताओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे विजेताओं को कला रत्न, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। वे राज्य स्तर में भाग ले पाएंगे। ठीक है, और राज्य स्तर पर विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्या होगा नगद पुरस्कार में? तो पहले वाले को 20,000, द्वितीय स्थान वाले को 15,000, तृतीय स्थान वालों को 10,000 और एकल प्रतियोगिता प्रथम वालों को 5,000, द्वितीय वालों को 3,000 और तृतीय वालों को 2,000। ठीक है मेरे मित्रों,
तो मेरे दोस्तों यहाँ से राजस्थान युवा महोत्सव भी आपकी समझ में आ गया। कई बार पढ़ा चुका हूँ राजस्थान युवा महोत्सव को, लेकिन जब आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपका रिवीजन एक बार करवा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है मित्रों, उसको अपन थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चे और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, कौन करने वाला है प्रचार प्रसार? देखो दोस्तों, यहाँ पर एक अभियान चल रहा है, विधिक सेवा अभियान। कौन सा चल रहा है? विधिक सेवा अभियान। देखो आपको देख क्या हुआ, विधिक सेवा अभियान चल रहा है। ठीक है, तो इसके तहत चलचित्रों के माध्यम से, ठीक है, चलचित्र का मतलब वीडियोस के माध्यम से क्या करेंगे, हम बाल विवाह को रोकेंगे, जागरूकता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। दिव्यांगजन बच्चों सहित अन्य वंचित एवं कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। बाकी ये सब ठीक है, विधिक सेवा अभियान ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, वीडियोज के माध्यम से जन जागरूकता लाई जाएगी। दिव्यांगजन बच्चे, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, इन सबको क्या है, कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी जाएगी। ये सारी चीज़ ठीक है, लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये करेगा कौन। ठीक है, तो कौन करने वाला है इसको? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कौन करने वाला है मित्रों? इसको करने वाला है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है मेरे मित्रों, समझ में आ गया होगा आपके में? बिल्कुल, हमने निशान लगा दिया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सब कुछ करने वाला है। ठीक है, और अपन इधर भी लगा देते हैं एक बार विधिक सेवा अभियान के ऊपर। विधिक सेवा अभियान, इससे आपको पता लगे कौन से अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे मित्रों यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल गई कि तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य और विधिक सेवा अभियान। तो विधिक सेवा अभियान क्या है उसके बारे में तो आपको पता लग गया, लेकिन आप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जान लो। मैं तो कह रहा हूँ पूरे के पूरे विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जान लो कि राष्ट्रीय क्या होता है, राज्य क्या होता है, जिला क्या होता है, तालुका क्या होता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका नाम है नालसा। नालसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका पहला निकालोगे तो नेशनल का NA, लीगल का L, सर्विस का S और अथॉरिटी का A। ठीक है, तो नालसा इसका नाम हो गया। हम इसको नालसा के नाम से ही बुलाएंगे पूरे के पूरे, जब तक एडिटोरियल का डिस्कशन होगा तब तक। ठीक है, इसका नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका गठन क्या किया गया था? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। सीधी सीधी बात है, कानून के द्वारा बना है, इसीलिए वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, विधिक निकाय है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, तो समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। क्या होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। अब इसके मुख्य संरक्षक या मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ, या तो सबसे जो CJI होंगे वही बन जाएंगे, वो नहीं बनते तो उनके अलावा कोई और जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अतिरिक्त जो होंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 39A अवसर के समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। कौन करता है? नालसा। ठीक है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य को ये बाध्य करता है। कौन करता है? नालसा। ठीक है मेरे मित्रों, तो नालसा के कार्य क्या क्या है? तो नालसा, 2 बार लिख दिया मैंने कार्य, चलो कोई बात नहीं। नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दिशा निर्देश जारी करता है। पहला काम इसका हो गया, क्या हो गया कि जो राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण है उनको क्या करता है? दिशा निर्देश जारी करता है। सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए लोक अदालतों का क्या करता है? संचालन करता है। ठीक है मेरे मित्रों, सौहार्दपूर्ण ढंग से, ऐसा नहीं है कि सजा सुना दी और मतलब हो गया काम। कोशिश करता है नालसा कि दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद हैं उनका बैठ के उनका समाधान हो जाए तो ज़्यादा सही है। ठीक है, मुफ्त में विधिक सेवाएं देता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे लिए जाते हों आप लोगों से वकील कराने के, ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्त में पूरी सहायता होती है। किसी कानूनी कार्रवाई में कोर्ट फीस या अन्य सभी प्रभार जो है वो कौन अदा करता है? खुद नालसा ही करता है। कोई मतलब इसको जो कमज़ोर वंचित वर्ग हैं उनसे नहीं लिया जाता। कोर्ट फीस वगैरह जो होती है उसको नालसा ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध करवाता है। कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करता है।
कानूनी सहायता कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करता है। मुफ्त कानूनी सहायता पाने के जो पात्र लोग हैं वो कौन कौन हैं दोस्तों, तो वो हैं महिलाएं और बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के सदस्य हैं, श्रमिक औद्योगिक श्रमिक हैं, बड़ी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप आदि औद्योगिक आपदाओं और दूसरी औद्योगिक आपदाओं इनके शिकार लोग हैं, और विकलांग व्यक्ति और हिरासत में रखे गए लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है। बेगार और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोग, इन लोग का पात्र हैं ये नालसा के अंदर मुफ्त विधिक सहायता लेने के। ठीक है। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले विधिक सेवा संस्थान कौन कौन से हैं उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य के स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। देखो कि जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो क्या कर रहा है, वो ही मोबाइल वैन के माध्यम से जो जन जागरूकता है उसका प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, इसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, जो इसके मुख्य संरक्षक भी होता है। राज्य उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उनके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य जज होते हैं। ठीक है। उसके कार्य क्या होते हैं, कार्य के बारे में ऊपर चर्चा कर ली, पात्र कौन कौन से लोग होते हैं तो उसके बारे में भी अपने चर्चा कर ली है। ठीक है। जिला स्तर पर भी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण होता है, जिला न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, और तालुका स्तर पर क्या होते हैं, तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, उसकी नेतृत्व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नालसा के बारे में और रालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, सालसा बोलते हैं, रालसा बोलते हैं, उसके बारे में भी आपको पता लग गया। ठीक है। नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी आई होगी। बाकी जो PDF है उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरे के पूरे को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो मेरे दोस्तों आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।